अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहत की। तो वाशिंगटन में आज एक निहायत अहम मुलाकात होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज आमने सामने होंगे। वाइट हाउस ने मुलाकात की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। ये मुलाकात अमरीकी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत का इम्कान है और इम्कान ये भी है कि फील्ड मार्शल नासिर मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं और सदर ट्रंप के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक हाथ थामे बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। सदर ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुसाफा किया और आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को थम्स अप का इशारा दिया। मुश्तरका एलामिया में मुस्लिम रहनुमाओं ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का इयादा किया। गजा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। एलामिया में गजा की नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल और इंसानी अलमिया पर तशवीश का भी इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि मुश्तरका एलामिया पर अमल दरामद के लिए आज अहम मुशावरत होगी। इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म ने गजा और कश्मीर के साथ साथ मार्का हक पर भी बात करनी है। कहा हमारी फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी उनका कहना था। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें किस तरह से लड़ी जाती हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका का ये तूफ़ानी दौरा मुलाकातों से भरपूर है। चीन के वज़ीर आज़म, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, कतर के अमीर, उर्दन के बादशाह, इंडोनेशिया, कुवैत और श्रीलंका के सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर से तो हल्की फुल्की गपशप और कहके भी लग चुके हैं। अब सबकी नज़रें वाशिंगटन पर हैं, जहां आज अहम मुलाकात होने जा रही है। वाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये आज की बैठक बैठने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर है अमूर की डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सारी सूरत हाल आपके सामने है और सबसे ज़्यादा जो नज़रें जमी हुई हैं वो आज रात की मुलाकात पर है जो वाशिंगटन में होने जा रही है। काफ़ी दिनों से ये रिपोर्ट की जा रही थी कि ये मुलाकातें होने वाली हैं और हमने देखा कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है मुलाकातों से भरा हुआ है। ये जो मुलाकातें हैं इनका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आज रात को कौन कौन से अहम मौजू हैं जो ज़ेर बहस आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ? देखिए, अब हम इस स्पेस से थोड़ा सा आगे हैं शहरबानों के। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो ग्लोबली इम्पैक्ट डाल रहा है। अब हमारा इम्पैक्ट है डिसीजंस पे, चीज़ों पे, कॉन्फ्लिक्ट्स पे। तो अब चीज़ें जो हैं वो अब रिवर्स हैं। अब पाकिस्तान पे तो क्या गजा की सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली डिस्कस होगी। तो उस पे हमारा क्या, हम पे क्या इम्पैक्ट उसका होना है, ये तो सीधी सी बात है कि अब एनालिसिस का टाइम जो है वो खत्म हो गया। इससे पहले कि सारे फलस्तीनी जो है वो दुनिया से खत्म कर दिए जाएं खुदा ना खास्ता, तो अब एक्शन का टाइम है। तो इसमें जो एक पॉजिटिव चीज नजर आई है वो ये कि ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग के एटलीस्ट उनको ये समझ में आया है कि वहां पे कोई मिडल ईस्ट रिवियरा नहीं बन सकता, चाहे वो जितना चाहे, चाहे उसको उनमें जितना बड़ा कोई बिजनेस प्लान नजर आ रहा हो। फिर उनको ये भी समझ में आ गया है कि वो इस लायबिलिटी इसराइल की बहुत ज्यादा, बहुत लंबे अरसे तक पुश्तपनाही करके सरवाइव नहीं कर सकते हैं। उनका अपना जो बेस है, मागा बेस, खास तौर पे चार्ली कर्क की असैसिनेशन के बाद बहुत बुरी तरह से जो है वो इस मखमसे में है। और बस दिनों की बात है कि वो सड़कों पे निकल आएंगे कि जी ये सब हो क्या रहा है, क्या ये मुल्क जो है वो इसराइल चला रहा है और इसराइल जो है वो इतना ताकतवर है। तो ये सारी चीजें देखते हुए इसके बावजूद वो एपैक और इसराइली लॉबी जो है उसके अगेंस्ट कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, मिन्स भी कर रहे हैं अपने लफ्ज। तो उसमें पाकिस्तान का किरदार ये है कि जो 6 ममालिक पहले मिले हैं वहां पे ये डिसाइड हुआ है कि आखिर अगर गजा के अंदर आप जाएं तो वहां पे फंडिंग का मसला है, तो पैसे कौन देगा, और अगर फूड जो है ऑन ग्राउंड चाहिए तो वो कौन कॉम्पिटेंट है, रिलायबल है, जो प्रोवाइड करेगा, जिसको सब पार्टीज जो हैं, क्योंकि इसराइल जो है उसको भी अमेरिका ने प्रोटेक्ट करना है। तो अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है तो पाकिस्तान इस जेनोसाइड को रोकने के लिए ये गारंटी दे सकता है और ट्रंप इसको 100% तस्लीम कर लेंगे कि जी हम इसराइलियों को, हम एक बहुत ट्रेंड और जो हमारी जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से हम एक ऐसी आर्मी है, बहुत मॉरल आर्मी है हमारी, बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। हम कोई आपकी तरह के जेनोसाइडल मैनियक नहीं है।
तो हम जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से ही अंदर जाएंगे। इसराइली जो है वो रहें अपने साइड पे, हमें गजा के अंदर एंटर हो लेने दें, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो पैसे दें और हम इस हलाकत, इस बर्बरियत और इस कोहराम को रोक सकते। तो इसका थोड़ा सा इंदिया तो ट्रंप ने दिया है, वो खुलकर नहीं दे सकते हैं। ये आप जहन में रखें कि जो ट्रंप के साथ जो जियोपॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी है वो उनके सोशल मीडिया से समझ में नहीं आती। वो सोशल मीडिया पे हमें बिजी करने के लिए कुछ ना कुछ रोज डालते रहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी बहरहाल एक प्रॉपर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो लेके चल रहे हैं। इसीलिए एक बंदा इतने लंबे अरसे तक सरवाइव कर रहा है जिसके अगेंस्ट जो है वो पूरी यूरोप की और अमेरिका की डीप स्टेट है और पूरे ग्लोबलिस्ट हैं, पूरा लेफ्टिस्ट है, लेकिन वो पहली टेन्योर भी सरवाइव किया, उसके बाद भी सरवाइव किया, अब दोबारा लेफ्ट भी हो गया। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो मैडमैन थ्योरी है और जो वो ब्लस्टर अपने सोशल मीडिया पे दे रहे हैं उसी से उनकी जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है। उनको ये समझ में आ गया है कि गजा का मसला हल होना ही होना है। ठीक। और उस मसले को हल करने में आज बहुत उम्मीद है कि इन चीजों को थोड़ा फाइनलाइज किया जाएगा, जिसमें ऑफ कोर्स कश्मीर एजेंडा पे होगा। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कश्मीर का जिक्र करेंगे और एक नया उभरता हुआ इशू जो अफगानिस्तान का है, जहां पे अफगानी अब हर साल उस बेस के ऊपर एक ट्रेड करना शुरू हो गए हैं अमरीकी असलहे के साथ। तो ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जिनको बहुत सहज तरीके से, बड़े सलीके से लेके चलना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जी, जिनको जी। आपको जरा संभाल के लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल जी, जैसे वो इंडिया उन पे ने भरोसा कहा भी कि वैसे नहीं किया अपनी जा बात सकता। वो सुबह कुछ बात करते हैं और शाम में अपनी बात से मुकर भी जाते हैं। बहरहाल एक जगह ऐसी है जहां पर इस वक्त आग लगी हुई है इस मुलाकात को लेकर, और वो कुछ टाइम पहले भी लगी थी जब फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की थी लंच पर डोनाल्ड ट्रंप से। इंडिया में इस वक्त बड़ी बेचैनी पाई जाती है और इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी तो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, लेकिन असल में भारत आइसोलेट होकर रह गया इस पूरे खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में ही। वज़ीर आज़म की इस मुलाकात को कितना गैर मामूली समझा जा रहा है, सिफारती तौर पर कितनी बड़ी कामयाबी है? अगर गजा और मशरिक़ वस्ता से हट के अगर देखा जाए तो इस मुलाकात के अंदर असल में पाकिस्तान का गेन क्या होगा? आप सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान का रोल जो है, पाकिस्तान का रोल यही होगा एज अ गारंटर, एज अ मीडिएटर, कि ट्रंप को हर तरह से ये तसल्ली देने के बाद कि उनके प्यारे इसराइली जो वहां पे वो जो बैठे हुए हैं, क्या कहें अब उनको हम नहीं टच करेंगे, आप हमें गजा के लोगों की जान बचाने दें, क्योंकि हम बहुत सहज तरीके से अपनी डिप्लोमेसी लेके चल रहे हैं, बहुत मुश्किल फैसले, बहुत फहम को सामने रखकर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज सिर्फ कन्विंसिंग में ये चीज रह गई होगी कि ट्रंप जो है वो इसराइल को या इसराइल ट्रंप को किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे आप समझें कि आउट ऑफ लव है और इफेक्शन है या आउट ऑफ बुलिंग, हरेसमेंट और ब्लैकमेल है। हम उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ते, लेकिन ये दोनों का जो गठबंधन है ये टूटने वाला नहीं। तो आज कन्विंस ये करना होगा, फील्ड मार्शल और हमारे प्रीमियर बैठकर ये कहने की कोशिश करेंगे कि आपका चहीता इसराइल जहां है वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन बहरहाल हमें इस वक्त दुनिया के अंदर इंसानों का जो कत्लाम हो रहा है उसको रोकना है। और फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसमें उनको ये कहा जाएगा कि देखिए ट्रंप साहब, ये आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, देखिए आपके नोबेल प्राइज के लिए ये चीज अगर आप इस सदी का एक जेनोसाइड रुकवा देते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ हॉलोकॉस्ट, आप इमेजिन करें, तो अगर आप ये जेनोसाइड रुकवा देते हैं तो हाउ गुड इट विल बी फॉर यू, आप तो एक लेगेसी छोड़ के चले जाएंगे। तो वो इसी तरह की बातें वो समझते हैं, इसी तरह की बातें उन्हें की जाएंगी, लेकिन फिर उसमें यह है कि हमास को डिसआर्म करने की बात है, उसमें भी पाकिस्तान जो है फलस्तीन का, पाकिस्तान के साथ इस तरह का उनके लीडरान का ताल्लुक है वो भी मान जाएंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा से एतमाद का और इज्जत का रहा है। और यही कमी जो है वो आपका दूसरा जो सवाल का रुख था कि इंडिया के साथ क्या हुआ है, तो इंडिया किसी के साथ भी अर्नेस्टली नहीं था, हाफ हार्टेड था। ईरान के साथ उसके ताल्लुकात थे, जो वैक्यूम हमारी वजह से वहां पे छोड़ा गया था, हम एक और ब्लॉक में थे फॉर सम अदर रीजंस। तो क्या किया उसने, ईरान को पकड़े रखता, ईरान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की क्या जरूरत थी, वहां पे इतने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवा देने की और मोसाद के जेट प्लांट करने की। यही उसने नेपाल के साथ किया, इतना अरसा बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते खटास में रहे, तो बांग्लादेश के साथ इसने क्या किया, कोई भी कहीं भी ये नेक नियति से नहीं चला। और फिर दुनिया ताकत के साथ है, ये एक बड़ी ब्रूटल रियलिटी है, ये एक बड़ी बिटर रियलिटी है, लेकिन दुनिया ताकत के साथ है। अगर खुदा ना खास्ता इसी जो जंग हम पे प्रोवोक की गई थी
इंडिया की तरफ से, इसको अगर इंडिया का पलड़ा भारी होता तो ना ये जंग इस तरह से रुकती और ना ही आज हम ये सब कुछ देख रहे होते। ये सब उसका आफ्टर मैथ है, जब ये देखा गया कि एक जी। रिस्पॉन्सिबल कौम है, एक रिस्पॉन्सिबल फौज और एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो चीजों को संभाल सकती है, जिसको कहा है एस्केलेशन बंद करो, जबकि वो जीत रहे थे तो इन्होंने बंद कर दिया। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, तो इनसे तो बड़े काम लिए जा सकते हैं, इनका तो बड़ा रोल है जी बिल्कुल और ठीक वही है। आज और हम जो है उसके डिविडेंड को एंजॉय कर हमने रहे हैं। देखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई माहिदा हुआ उस पर ईरान ने इस सारे माहिदे को खुशाइन करार दिया और उनके सदर ने इस पर गुफ्तगू भी की और कहा कि ताकत या दीगर जो चीज़ें हैं वो एक साइड पे हैं, हमें मुस्लिम ममालिक को एक समत में चलना चाहिए और एक समत में ही हम इस सारे मामले को आगे लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आपने पर गुफ्तगू करी थी। आगे बढ़ते हैं, अब मैच की बात कर लेते हैं। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि श्रीलंका मुसलसल 2 मैचेस हारने के बाद एशिया कप से ही बाहर हो गया है। अब सबकी नज़रें आज के बड़े मुकाबले पर जमी हुई हैं, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। ये मैच तय करेगा कि भारत के खिलाफ फाइनल में कौन खेलेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाएंगे और फिर भारत के खिलाफ अपनी पिछली हार का आपको बदला लगता है इमरान कि हम फाइनल में जाएंगे? प्रेडिक्शन करें। मेरा दिल कहता है और मेरा दिल जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता ही है। दिल तो बहुत कुछ कहता है। बहरहाल भारत से 2 शिकस्तें तो हमने खाई हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि अगर हम फाइनल में पहुंच गए तो भारत का जो गुरूर है ना वो खाक में ज़रूर मिला देंगे। तो बात कर लेते हैं, आप जो मुझसे जो पूछ रही हैं, हमने क्रिकेट एक्सपर्ट जो है बुलाए हुए हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम अजहर खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खान साहब, फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम तसल्ली रखें पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा या आज भी दिल बेचैन ही रखें फिर अपना? टीवी ऑन करें या बंद कर दें? इंशाल्लाह आपने जो बात की है ना, आपके मुंह में घी शक्कर, और आपने पाकिस्तान को जो फाइनल में वो पहुंचाने की बिल्कुल बात की है, उससे मैं बिल्कुल सहमत करता हूं। हाँ, उसके लिए ना आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, अपने चांसेस को अवेल करना पड़ेगा, अपने जो आपका जो माइंडसेट है ना उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और चीज़ों को ना आपने प्रीएम्प्ट नहीं करना। अगर आपके जो ओपनर्स हैं और उसके साथ नंबर 3 और 4 भी खिलाड़ी हैं ना, अगर ये परफॉर्म करते हैं और ये कंसिस्टेंटली वो रन्स ऑन द बोर्ड लगाते हैं, तो आपके, क्योंकि जो सबसे खुशहाल बात है वो ये है कि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसे मौकों पर अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए ना, तो वो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग है, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान टीम। उसके साथ अगर आपके बैटर्स ने अगर परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो वो बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है ऑपोजिशन को ना ऐसी टीम को रोकना। तो आई थिंक कि पाकिस्तान इस वक्त डू और डाई सिचुएशन में है। उन्हें क्या करना है ये उनको बिल्कुल पता है, उनके बैटर्स को, उनके बॉलर्स को और उनके जो थिंक टैंक है और खासतौर पर कैप्टन जो है, आई थिंक कैप्टन की मुझे बॉडी लैंग्वेज में कुछ वो फर्क नजर नहीं आ रही जो कहते हैं ना क्रिकेट में लैंग्वेज में। वो इसलिए कि एक तो वो थोड़ा सा जब बैटिंग करने के लिए आते हैं ना तो उनका जो माइंडसेट है ना वो पॉजिटिव नहीं होता। रन ऑन बोर्ड अगर नहीं लग रहे तो भाई तुम कैप्टन हो, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर ऐसे बैटर्स के लिए सिर्फ यही हो कि वो बॉल को बिल्कुल ना सिर्फ कैप्टन बल्कि खान साहब पूरी टीम को जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भारत के लास्ट खिलाड़ी भी अगर खेल रहा हो, आखिरी खिलाड़ी भी ऐसे खेल रहा होता है कि जैसे वो जम कर खेलेगा, वो प्रेशराइज नहीं है। अच्छा, अभी जो मामला सामने आया है, जो सूर्या कुमार यादव ने जो बयान दिया था उस पर ICC ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होगी, किस नौयत का जुर्माना हो सकता है, क्या सज़ा हो सकती है? और ना सिर्फ ये बल्कि हमारे खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। हारिस रऊफ ने जो इशारा किया राफाल का या 6-0 का, उस पर भी बात की जा रही है। और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं साहबज़ादा फरहान, उनकी जानिब भी कहा जा रहा है कि उन पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन। ये जो आपने जो बात की है ना, ये मैं मतलब है कि और भी चैनल पे ये बात कर चुका हूँ कि हमने हाथ मिलाने को ना वो इशू नहीं बनाना था। हमने हाथ मिलाने से पहले जो कैप्टन ऑफ इंडिया ने
सूर्य कुमार यादव ने जो बातें की थी ना, उसको पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना के ना हमें उसके खिलाफ जाना चाहिए था, क्योंकि ही हैज ब्रॉट द गेम इनटू डिसरेप्यूट बाय पॉलिटिकलाइजिंग इट। ये क्रिकेट में कभी भी जो लॉज ऑफ 42 लॉज जो है ना, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एक कैप्टन जो है वो अपनी आर्मी के बारे में और संदूर के बारे में और पहलगाम के बारे में ऐसी बातें करे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने इन राइटिंग विद ऑल द फुटेजेस ये चीज भेज दी है आईसीसी को। आईसीसी ने रिची रिचर्डसन को नॉमिनेट किया है, वो इसको प्रॉप करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे और फिर वो देखें कि जो फुटेजेस भेजी गई हैं वो कितना जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट ये बताया है कि देखें आपने गेम को डिसरेप्यूट किया है, यू हैव ट्राइड टू ऐसा आपने हरकत की है जो कि क्रिकेट में कहीं भी आपको ना एज ए कैप्टन वो नजर नहीं आती। तो लेकिन खान साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में फाइनल में पहुंचने की राह हमवार हो सकती है आज, और अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फाइनल में पहुंच जाएगा। अब जाके आईसीसी को याद आया है सूर्य कुमार यादव था, उसने एक सलाम नहीं लिया था और उसके बाद उसने कोई सियासी बयान दिया था, और अब जाके पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और बज़ाहिर तो यही लग रहा है, मुझे तो दार में कुछ काला लग रहा है कि कहीं सूर्य कुमार यादव का नाम लेते लेते कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। नहीं इमरान, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान टीम में मैच खेलना है, तो एकदम ये डिसीजन जो है ना वो जब तक इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है, मैच रेफरी जो है ना वो उन खिलाड़ियों को बुलाता है जिनके बारे में शिकायत की गई है, और उसके बाद उनको ना वो फुटेजेस जो है ना वो दिखाता है, और उसके बाद वो कहता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर वो कहे कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता तो एक प्रॉपर हियरिंग जो है ना वो जो है ना वो शामिल हाल होती है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, और मेरा अपना ख्याल है कि मे बी कि ये जो वो एशिया कप का जो फाइनल है ना, ये जो जिस भी आपने कहा कि पाकिस्तान टीम इज इन अ पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, तो ये हो सकता है कि ये फाइनल के बाद ना इसकी प्रोसीडिंग जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर खान साहब बता रहे थे, काफ़ी होपफुल है जी मेरी तरह और आपकी तरह भी और पूरे पाकिस्तानियों की तरह कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, फाइनल भी जीतेगा फिर, और इंशाल्लाह ताला फाइनल भी जीतेगा। तो आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से जी आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जों का संगीन मसला बिलाखिर हल होने का दावा किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना ने 1225 अरब रुपए के इस मुआहदे को तारीख़ी करार दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये कर्ज़ इतना बढ़ा क्यों? आवाम तो हर महीने बिजली के भारी भरकम बिल वक्त पर अदा कर रहे हैं, फिर इतने बड़े खसारे की जिम्मेदारी किस पर है? मुआहदे के तहत 660 अरब रुपए के पुराने कर्जे रीस्ट्रक्चर किए जाएंगे और इसके अलावा 565 अरब रुपए की नई फाइनेंसिंग बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को मिलेगी। वज़ारत ख़ज़ाना का ही कहना है कि इससे आवाम पर कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान माहिर मईशत हैं डॉक्टर नदीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुकूमत हमेशा से कहती है कि हम आवाम पर कोई नया बोझ नहीं डालने जा रहे, लेकिन अदायगियाँ बिजली सारिफीन से सरचार्ज की मद में ये लेंगे और लेते भी हैं। ऐसी सूरत में आवाम को मज़ीद किन मुश्किलात का सामना होने वाला है, और दूसरा हमारे पास कोई ऐसी इस्लाहात मौजूद नहीं है जिससे हम इन गर्दिशी कर्जों से बच सकें। देखिए जी, इस पे किताबें लिख लिख के हम लोग तंग आ गए हैं, बहुत बातें कर करके तंग आ गए। हुकूमत सुन नहीं सकती, ना उसको सुनने की सकत है, ना पढ़ने की सकत है, या सुनना नहीं चाहती। को कोई सोल्यूशन नजर नहीं आती, ना आएगी। ये जो उन्होंने काम किया, सिर्फ पिछला कर्जा इन्होंने एक अकाउंट से लेकर दूसरे अकाउंट में डाल दिया, और मुझे समझ नहीं आती बैंकों को क्यों दिया है, इसको अपने खसारे में क्यों नहीं लिया, वो नहीं लिया, इसीलिए किया बैंकों को दिया अपने खसारे में लेना। नंबर 2, ये कर्जा खत्म नहीं हुआ, अब दोबारा शुरू हो गया। आपने पुराना कर्जा जो है उसको जो पाक किया हुआ था उसको आपने एक और जगह उठा कर रख दिया। ये कर्जा आप ही का है और आप ही लोगों ने चुकाना है, और जो अगला कर्जा फिर शुरू हो गया है और बढ़ गया है वो फिर अगले साल 2 ट्रिलियन आ जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो हुकूमत हर
2-3-4 साल के बाद करती है, पहले भी किया था, 2-3 दफा कर चुके हैं, अब दोबारा किया है। जहां तक बात है पावर सेक्टर को फिक्स करने की, वो किसी हुकूमत में सलाहियत नहीं फिक्स करने की। हर सेक्रेटरी चाहता है पावर सेक्टर को अपने अपने घर की तरह चलाए, और हर सेक्रेटरी भाग जाता है बाद में, उससे कोई पूछता ही नहीं कि भाई तूने क्या किया। हर मिनिस्टर कहता है मैं पावर सेक्टर का चौधरी हूँ, जब वो भाग जाता है, कर्जा छोड़ जाता है, फिर हम यही काम करते हैं और भूल जाते हैं पुराने कर्जे को। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया और 29 सितंबर से बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। IMF डील में हम ऑलरेडी हैं, एक वफ़द जब दोबारा आ गया है तो मुख्तलिफ वजारतों से भी वो मिलेगा, उनसे भी मुज़ाकरात होंगे, हुकूमती लेवल पर भी बातचीत होगी। अब किस चीज़ की बातचीत है, क्योंकि जब भी IMF मिशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचता है तो कुछ ना कुछ तोहफे जो है वो लेकर आता है, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये किस तरफ इशारा है और आवाम को इससे कितना खौफजदा होना चाहिए? देखिए जी, IMF ने तो अपना काम करना। IMF एक कंट्री डॉक्टर है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। IMF मल्लम पट्टी करने आ रहा है आपका काम नहीं ठीक कर सकता। काम हमें अपना खुद ही ठीक करना है। अगर कौम नहीं जाग सकती तो फिर और टैक्स दे भाई, फिर दे। ये गर्दिशी कर्जा जो है, जो भी इसको कह ले, ये जो अभी 1.25 ट्रिलियन आपने वहां रखा है, इसके अलावा पिछली बारी 2 ट्रिलियन रखा था, उसके अलावा एक और बार अपने को पता नहीं 500 बिलियन या कितना, ये सब पैसे आपके खाते में हैं। ये बजट में नहीं लगा रहे, पर सब पैसे आपके खाते में आपने देना है। एज इट इज इन्होंने लगाया हुआ है बिजली के बिल में कि हर बंदा 2 रुपए 30 पैसे, पता नहीं कितने, या 3 रुपए 40 पैसे, कुछ छोटा सा फिगर है जो टैरिफ में हर यूनिट पे हमें देना है। तो हम दे रहे हैं, ये कर्जा दे रहे हैं और भी देंगे। और ये कैसे देंगे? बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। तो अगर के हमारे जिस मुल्क में मीडिया को समझ ना आ रही हो, कौम को समझ ना आ रही हो, ब्यूरोक्रेसी अपने चक्कर चला रही हो, तो IMF बेचारी क्या करे? उसने तो आके यही कहना नहीं यार, और टैक्स लगाओ और लगाओ। ठीक है, कहेंगे, चले जाएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे कहा जा रहा है कि IMF हुकूमत की जानिब से, कि IMF ने तारीफ़ की है, बड़ा खुशाइन कहा है सारे मामले को, लेकिन क्या आम पाकिस्तानी को इससे कोई बराह रास्त रिलीफ मिलने वाला है इस तारीफ से? देखिए, IMF ने हमेशा तारीफ की है। IMF कभी बुराई करेगा ही नहीं, क्यों करे? सही बात। डॉक्टर ने क्या जरूरत है कि आपको गालियां देकर आपसे ख्याल नहीं रखते, उसने तो तारीफ ही करनी है। तो IMF पिछली बारी शौकत अजीज भी जब IMF आया था, शौकत अजीज की भी उन्होंने तारीफ की थी। जब यहाँ पिछली बारी थे, कौन था फाइनेंस मिनिस्टर, शौकत तरीन, उसकी भी तारीफ की थी। हफीज शेख डार साहब की तारीफ की थी। हर बारी IMF तारीफ करता है, पर हर बारी हम उसी गंद में रहते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी IMF के कंट्री डॉक्टर के शौक थेरेपी में काटी है, और काटते रहेंगे जब तक हम अपना काम खुद नहीं ठीक कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हालिया बड़े खतरात भी पाकिस्तान में रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है इस पे। 2022 में भी आपको याद है कि जो सैलाब आया था, कम से कम 30-35 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस मरतबा शायद उससे भी ज़्यादा हुआ है, बड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तो क्या IMF के साथ अभी इस मामले पर भी बातचीत हो सकती है? क्या वो इस बात पर राज़ी हो सकता है कि इन एरियाज़ के लोग जो कि इफेक्टेड एरियाज़ हैं, इनको कुछ हुकूमत रिलीफ फराहम कर सके, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान का जो है वो बजट है, या तरक्याती बजट है, या ग्रोथ जो है वो उस पर असर पड़ सकता है इससे? काफ़ी लोगों ने इस पर लिखा है, और या मेरा पॉडकास्ट भी सुन लिया करें, आपको पता चल जाएगा। बहुत लोगों ने लिखा है फ्लड एक कुदरती, वो क्या कहते हैं, क्या लफ्ज होता है, कुदरती हमारे लिए आफत नहीं है, नेमत है। ये फ्लड 2022-24 में फ्लड तो आता है, मेरा ख्याल कोई 50 मिलियन साल से आ रहा है, या 500 मिलियन साल से आ रहा है। फ्लड तो यहाँ हर साल आता है और आता रहेगा। अब फ्लड को अगर हमें मैनेज नहीं करना आ रहा, और हमने फ्लड से लड़ना है, और हमने सोचना है कि फ्लड अच्छी चीज है क्योंकि दुनिया से रिलीफ मिल जाएगी, तो हमारा कसूर है। फ्लड आएगा, और बड़ी अच्छी बात है आए, क्योंकि हमें पानी फ्लड ही देता है और कोई नहीं दे सकता। तो फ्लड बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि हमें मैनेज नहीं करना आता, हमें उसके साथ रहना नहीं आता। अगर हम वो सीख जाएंगे तो शायद हमें फायदा ही हो। और ये जो थोड़ी बहुत क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं, क्रॉप्स इसलिए तबाह होती है कि अगली फसल बेहतर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं तबाह हो। मतलब आपका मतलब ये है कि ये जो अभी तबाही हुई है, फसलें तबाह हुई हैं, ये थोड़ा बहुत नुकसान है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग इस वक्त परेशान हैं, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, फसलें तबाह होती हैं, हर साल होती हैं। लोगों को उनको साथ रहना पड़ेगा, और लोग फसलें सोच के लगाएं ना, इसलिए ना लगाएं कि लोग बाहर से आके खमाजा भुगत देंगे। पिछली बारी भी आपने बड़ा पीटा था कि हमारा बड़ा नुकसान है, लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया। 2010 में भी उन्हें बड़ा पीटा था, किसी ने इमदाद नहीं दी, और कोई इमदाद नहीं देगा। बात यह कि हमें अपनी
अपनी मदद खुद ही करनी है और हमें एक सोच के काम करना है। बगैर सोचे हम इंटरनेशनल एड मांगना शुरू करते नहीं बात बनेगी सर, नहीं बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है, हमें देखना होगा इन सारे मामलात को बेहतरी की जानिब किस तरह लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर माहिर मैशत और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो का फिर बेंजीन इनकम सपोर्ट के तहत सैलाब-ज़दगान की मदद पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को BISP के जरिए मदद करनी चाहिए थी, ये उनका कहना था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। जो छोटे ज़मींदार है, किसान है, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे। तो ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, इसी पर बात करते हैं। अभी ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महमूद बुखारी साहब ने। इसके साथ साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले अली राशिद साहब, आप ये बताइए, बिलावल भुट्टो इस चीज़ पर इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं कि BISP के ज़रिए ही लोगों की मदद की जाए? एक अगर प्रॉपर सेटअप बन जाता है और सर्वे हो जाता है और उनके नुकसानात का तखमीना लगा लिया जाता है और ऐसा कोई निज़ाम बन जाता है जिससे तमाम लोगों का दावा हो सके, तो सिर्फ BISP के ज़रिए ही क्यों उनकी मदद जो है बहुत ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ BISP के थ्रू ये किया जाए। बिल्कुल सर्वे किया जाए, उसके जो ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं वो भी की जाएं साथ साथ, मगर हमने कहा कि इमीडिएट रिलीफ देने के लिए BISP में ये जो फ्लड्स आए हैं ये पहली दफ़ा नहीं आए, माजी में भी आ चुके हैं। और वो जो इफेक्टीज थे पिछली दफ़ा के, उनके लिए हमने 2 मिलियन घर जो हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट वो बनाए भी हैं, उनको हैंड ओवर भी किए हैं। तो हम सिंध जो है इसका विक्टिम पहले भी रह चुका है। तो अगर हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं और वो हम अगर पंजाब में या बाकी मुल्क में जो सूबे हैं, अगर अपना जो एक सक्सेस स्टोरी है जो हम शेयर कर रहे हैं, BISP के जो वर्ल्ड बैंक जो इसको फंड करता है वो एज अ केस स्टडी इसको साइट करता है इंटरनेशनली कि कितना अच्छा, कितना ट्रांसपेरेंट और कितना फ़ायदेमंद मंसूबा है जो लोगों को इमीडिएट रिलीफ देता है। तो हमने कतई ये नहीं कहा कि सिर्फ ये करें, हमारा सिर्फ ये मशवरा था कि BISP में भी करें। जैसे आपने भी अभी आप शायद उनका क्लिप भी सुना रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि हमारा एक हारी कार्ड है, तो जो किसान जिनके नुकसानात हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हारी कार्ड के थ्रू भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अली, हमने ये गुफ्तगू सुनी है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और उसके बाद हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ जगहों पे आज ही खिताब किया और दोनों जगहों पे उन्होंने कहा है कि हमें लोग मशवरे दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि एक सूबे के लोग हमें मशवरे दे रहे हैं कि आप जाके इमदाद मांगें, आपने अभी तक इमदाद क्यों नहीं मांगी? तो मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं तो किसी से भीख नहीं मांगूंगी और मेरे सूबे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमने अपने लोगों की किस तरह से मदद करनी है और कैसे हमने उनकी मदद की है, हमें मशवरे ना दें। आप क्या समझते हैं इस सारे मामले पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहूँगा किन की बेटी हैं, किन की भतीजी हैं और किन की वीडियोस पहले वायरल हुई थी कि आपको लगेगा मैं मांगने आया हूँ। खैर, उन चीज़ों पर मैं नहीं जाता। देखें, एक आप मांग नहीं रहे, एक होता है भीख मांगना और एक होता है अपना हक मांगना। हम ये इंटरनेशनल सर्वे हो चुका है कि पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज की जद पे टॉप 10 मुल्कों में है, जबकि पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें ज़र्रे बराबर भी नहीं है। ये बड़े जो मुल्क हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ भी पोल्यूशन है, जो कार्बन फुटप्रिंट जिनका ज़्यादा है, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मगर उसकी जद में जो आ रहे हैं, पाकिस्तान का जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है इतना बुरा नहीं है, इतना हम उसको कंट्रीब्यूट नहीं करते बिगाड़ में, मगर सबसे ज़्यादा जद पे हम हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ है, ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसके तहत अगर आप अपना हक मांग रहे हैं कि जी क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपने फंड्स रखे हुए हैं, जो आप इंटरनेशनली हर किसी को देते हैं, वो आप यहाँ यूटिलाइज करें। हम अफेक्टेड हैं आप लोगों की वजह से, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भीख मांगना हुआ। ये तो मेरे आई डिडंट अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैंने भी ये चीज़ उनकी सुनी थी, मगर शायद उनको ये पता नहीं होगा, तो मैंने कहा यहाँ वजाहत कर दूँ इस चीज़। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, आप तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इस पर बात भी कर रहे हैं
कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है जिसका शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। तो अभी जो दो सूबों की हुकूमतें हैं वो इस बात पे इस वक्त बहस कर रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रही हैं कि जी एक कहते हैं BISP के ज़रिए आप मदद कर दें लोगों की, दूसरे कहते नहीं हम अपने वसाइल से करेंगे, सर्वे होगा, ये होगा। आप ये बता दें कि आप किस तरह की मदद चाह रहे हैं और आसान तरीन और क्विक तरीन स्मार्ट तरीन हल क्या है इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया इमरान आपका और शहरबानो आपका और सुनो टीवी का। आप हमेशा जो किसानों के मसाइल को उजागर करते हैं। गुजारिश ये है कि वो मैं बड़ा हैरान हो रहा था, अभी आपने क्लिप भी सुना है और मैंने आज मीडिया के ऊपर भी सुना। ये इमरान, हम तो ये समझते हैं कि ये सिक्के के दोनों एक ही रुख है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक किसान जो इस वक्त बदहाल है, हर लिहाज से आप ये देखें कि ना उसकी सेहत के हालात अच्छे हैं, ना उसके घर डूब गए, उसकी फसलें सारा कुछ हो गई। भाई आप इस बहस के अंदर लगे हुए हैं और ये इंतहा होती है कोई। मैं कहता हूं खुदा के लिए बाबा, ये भुट्टो के नाम पे दे दें, ये नवाज शरीफ साहब के नाम पे दे दें, ये किसी के नाम पे दे दें। मैं ये कहता हूं कि है तो पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के टैक्सेस का पैसा। पहली बात तो ये है कि इनको नामों से मासूम करना ही नहीं चाहिए, मंसूब करना ही नहीं चाहिए। चले अगर कर लिया तो मैं समझता हूं कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो डेटा पुराना डेटा है और उसकी मतलब इतनी वर्किंग की जरूरत नहीं आपको होगी। आप फिर ये देखें कि आप आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आप यानी महीनों नहीं, दिनों नहीं, घंटों में आप वो सर्वे कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि सैलाब को आए हुए 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया। इमरान सनाउल्लाह, आप बताइए कि अगर इन पे ये बीत रही हो, ये जो हुक्मरान है इनके बच्चों पे बीत रही हो, तो फिर मैं इनसे पूछूं कि जो है वो इनके क्या हालात होते हैं। उनको तो कोई फिक्र नहीं है। ये सभी आप देखें कि बैरूनी दौरों के मजे ले रहे हैं। पहले वज़ीर आला साहबा गई आपके सामने जापान के अंदर, और क्या ये जरूरी था कि आपका पंजाब डूब रहा है? फिर जनाब सदर पाकिस्तान हमारे बिल्कुल बुखारी साहब, आपने ठीक कहा, जिस तन बीते वो तन जाने जी। और आपके जितने भी मुतालिबात हैं, जितने कंसर्न्स हैं, उनको हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़िलहाल के लिए। महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली राशिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और असल मसला जो है वो सिर्फ वन लाइनर ये मैं दे दूँ कि जी इनकी मदद होनी चाहिए, किसी भी हेड से करें आप। फिलहाल जी प्रोग्राम का वो खत्म हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।